सीधे में चलता हूं अंशुमन सैल जी के पास। अंशुमन जी मुझे बताइए, शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी है कश्मीर के अंदर। मैं इंसर्जेंसी की मीनिंग बताता हूं। इसकी हिंदी मीनिंग अगर आप डिक्शनरी में खोजेंगे गूगल में, विद्रोह, विप्लव और बगावत। बगावत अपने लोग करते हैं, लेकिन कश्मीर में आतंकवाद है, टेररिज्म है, आतंकवाद। जो कौन फैलाता है? पाकिस्तान, जिसकी आपने भी कई बार खुलकर आलोचना की है। तो क्या शब्दों के चयन पर एक चुने हुए सांसद जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं आने वाले समय में, वो विदेश की भूमि पर क्या बोले? क्या आपको नहीं लगता इसमें थोड़ा और गंभीरता होनी चाहिए? हाँ, हमारे बीजेपी के साथी सुधांशु जी राष्ट्रवाद पे बहुत दुहाई दे रहे थे अभी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राष्ट्रवाद के कम से कम भारतीय जनता पार्टी की किसी दुहाई की आवश्यकता नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके दो पूर्व प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हुए और इस देश की अखंडता और एकता को मजबूत रखने के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। इस पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने, हितेश्वर सेकिया ने और सरदार बीरेंद्र सिंह ने अपनी जान दे दी, कुर्बानी दे दी अपने जान की। तो भारतीय जनता पार्टी से जिस पार्टी ने आईएसआई को बुलाया, जिस पार्टी ने आईएसआई को बुला के भारत में जांच कराई, उस पार्टी से कांग्रेस पार्टी को नेशनलिज्म पे, राष्ट्रभक्ति पे, देशभक्ति पे किसी लेक्चर की आवश्यकता नहीं है। रही बात शब्दों के चयन की, तो शब्दों के चयन पे सवाल तो सियोल में भाजपा के बड़े नेता और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे भी होना चाहिए, जब उन्होंने कहा 2014 से पहले भारत में जन्म लेने से लोग शर्माते थे, लोगों को शर्म आती थी भारत में जन्म लेने पे। क्या इस पे सवाल नहीं होने चाहिए? शब्दों के चयन पे तो तब भी सवाल होने चाहिए जब भारत का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री अमेरिका जाकर एक व्यक्ति का खुले में प्रचार करते हुए कहता है अपनी बार ट्रंप सरकार। और इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह ने कहा हम सीखते हैं। मनमोहन सिंह के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा था व्हेन डॉक्टर सिंह स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। हमने 2008 के क्राइसिस में डॉक्टर मनमोहन सिंह से सीखकर अपने देश को क्राइसिस से उबारा। एंजेला मर्केल कहती है ही इज द वाइज मैन ऑफ द ईस्ट। तो जब आप चर्चा कर रहे हैं कि उन्होंने किसी की तारीफ की, उन्होंने किसी के बारे में कुछ कहा, और चाइना पे आते हैं, अभी चीन पे बहुत बातें चल रही है। तो अरुणाचल में जो चीन ने गांव बसाया है उस पे हमारे भाजपा के प्रवक्ता कुछ क्यों नहीं कहते हैं? हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो चीन घुसपैठ आए दिन अरुणाचल में करता है, जिसके खिलाफ इनके खुद के सांसद तापिर गांव बोल चुके हैं, उस पे इनकी सरकार कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? चीन के मुद्दे पे अगर इनके इतने कंसर्न्स हैं तो चीन के राष्ट्रपति को अहमदाबाद में झूला किसने झुलाया? ये बोल रहे हैं चीन से पूरी दुनिया को दिक्कत है। चीन से तो बहुत दिक्कत है, चीन की मैन्युफैक्चरिंग से दिक्कत है, चीन के आगे बढ़ने से दिक्कत है, लेकिन चीनी सामानों के सबसे ज्यादा आयात किसके दौर में हुए हैं? किसके दौर में? मुझे एक बात बताइए, क्या चीन सद्भावना वाला देश है? जो राहुल जी ने कहा कि सद्भावना वाला देश है, आप बता दीजिए, इसका जवाब दे दीजिए। अरे सद्भावना का देश किसी ने नहीं कहा। राहुल जी ने चीन को सद्भावना का देश नहीं कहा है। राहुल जी ने चीन को सद्भावना का देश नहीं कहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के अंदर झूला झुलाते हैं चीन के प्रधानमंत्री को, तो वो निश्चित तौर पे एक संदेश देते हैं कि चीन सद्भावना का देश है, चीन के साथ दोस्ती करनी चाहिए। जब चीन के साथ मिलकर भारत में और गुजरात के मुख्यमंत्री के बतौर वो स्मार्ट सिटी बसाने की बात करते हैं, जब वो शंघाई के तर्ज पर धौलेरा का विकास की बात करते हैं, तो चीन को सद्भावना का देश बताते हैं। तब वो चीन से अपनी नजदीकियां अंशुमन भाई, फिर आप बोलेंगे मैं आपसे ही सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए, मुंबई को शंघाई बनाने की बात किस नेता ने की थी? बताइए जरा। नहीं, मैं कह रहा हूं मुंबई को शंघाई बनाने की बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करी थी या नहीं करी थी? बताइए। शंघाई के तर्ज पर बसाने की बात, शंघाई की तर्ज पे बसाने की बात धौलेरा को चीन की मदद। अरे मुंबई को मुंबई रहने दे भाई, शंघाई की तर्ज पे क्यों बसा है? अच्छा ठीक है, चलिए मैंने दोनों कंपैरिजन आपके सुन लिए। मैं सीधे सुधांशु जी के पास चलता हूं, इसके बाद मैं पैनल के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, और मेरे राहुल गांधी पर जो स्टेटमेंट है वो तैयार है, मेरी टीम तैयार कर रही है, उसके ट्रांसलेशन भी तैयार है। सुधांशु जी, मेरा सीधा सवाल, उनका आरोप है कि भाई प्रधानमंत्री भी विदेश में कई तरह के बयान देते हैं, विपक्ष की आलोचना करते हैं, तो हमने भी कर दी, क्या गलत किया? देखिए, दोनों चीजों में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। पहली बात, प्रधानमंत्री ने जब भी बात की है तो भारत के लिए कभी अपमानजनक बात नहीं की है। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद तो भारत का जो मान सम्मान स्वाभिमान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है वो पूरी दुनिया को पता है। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे बराक ओबामा ने जो बोला मनमोहन सिंह जी के लिए, पर उसमें एक लाइन है, व्हेन मनमोहन सिंह स्पीक्स
अब ये देश की जनता को बड़ा मुश्किल से याद करना पड़ता था व्हेन मनमोहन सिंह जी हैड स्पोकन। वो तो संसद में खड़े होकर बोले थे कि तमाम जवाबों से अच्छी है मेरी ये खामोशी जिसने न जाने कितने सवालों की आबरू रख ली। और उसी बैरक ओबामा ने जो आपने बोला है अंशुमान जी, जिस किताब का नाम आपने नहीं कोट किया, मैं किताब कोट के देता हूं। उन्होंने कहा है द प्रॉमिस लैंड किताब लिखी है बैरक ओबामा, जिसको आप कोट करें। उसमें राहुल गांधी के बारे में क्या लिखा है कि वो अपने को स्मार्ट बहुत समझने की कोशिश करते हैं पर मुझे वो नॉन सीरियस और ना समझ नजर आते हैं। ये भी तो बोल दो भाई। और उसी किताब में बैरक ओबामा ने क्या लिखा है, 2010 की अपनी भारत की विजिट में डॉक्टर मनमोहन सिंह से बातचीत को कोट करते हुए लिखा है उन्होंने कि 26/11 के हमले के बाद भारत की सेना पाकिस्तान के विरुद्ध एक कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार थी, पर मनमोहन सिंह की कांग्रेस और सोनिया जी की सरकार ने इसलिए यह निर्णय नहीं लिया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे उपजे वातावरण से भाजपा को राजनीतिक लाभ न हो जाए। पूरा बोलिए ना बैरक ओबामा ने क्या चरित्र चित्रण किया है। परंतु मैं पूछना चाहता हूं ये क्या कारण क्या है। इधर बीबीसी ने बोला और राहुल गांधी जी वहां पहुंच के बोलने लगे। मतलब मुझे तो वो पुराने गीत की पंक्ति याद आती है। मान लो बीबीसी से राहुल जी ये कह रहे हैं कि तुमने पुकारा और हम चले आए, और तुमने जो जहर उगला हम बस वही दोहराए। ये जो विदेशी बोलेंगे उसी को आके आप दोहराएंगे। ये जानते क्या मानसिकता। मैं एक पंक्ति में कह देना चाहता हूं, मैं इंग्लैंड में है इस समय वो, तो मैं इंग्लैंड का ये अखबार है संडे ट्रिब्यून, उसने 18 मई सन 2014 को अपने एडिटोरियल में लिखा, यानी न्यूज नहीं है, एडिटोरियल में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन हम मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला था, भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया, जिस दिन अंग्रेज वास्तविकता में भारत छोड़ के चले गए। क्योंकि अखबार लिखता है चूंकि आजादी के बाद ज्यादातर समय ऐसे विचार का शासन रहा जो अपनी पूरी विचार में प्रेरणा में ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी यानी ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता की विरासत को ओढ़े हुए था। पहली बार एक ऐसी विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसका ब्रिटिश लीगेसी से कोई लेना देना नहीं है। अंशुमान जी जहां से बैठ के वो ज्ञान दे रहे हैं वहीं का बता दिया। और एक बात और पूछ लेता हूं, आज असली मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही है, महंगाई और बेरोजगारी। जरा बताइए ब्रिटेन में कितनी महंगाई है और कितनी ग्रोथ रेट है, बताएं। वो भारत से बेहतर है कि भारत से खराब है? जहां से बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अब कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं कहता विदेश की बात मत करिए, विदेश से ज्ञान दिया है और इटालियन अखबार को दिया था इंटरव्यू। इटली में क्या है अब मैं बता देना चाहता हूं। इटली में ग्रोथ रेट है 3.9% और इंफ्लेशन रेट है 12.3। इंग्लैंड में क्या है, इन्फ्लेशन रेट है 9.7 और ग्रोथ रेट है 5.7। भारत में 6.4 ग्रोथ रेट है और महंगाई की दर है 5.7। और आईएमएफ की चीफ क्रिस्टियनिया जॉर्जिएवा का अभी इंटरव्यू है पिछले हफ्ते का कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ ब्राइटेस्ट स्पॉट फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी इन द न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर। उन्होंने कहा 15% ग्लोबल ग्रोथ को कंट्रीब्यूट करेगा। ये कौन कह रहा? आईएमएफ की चीफ। मगर मजे की बात जानते क्या है, राहुल गांधी जी के दिमाग का ऐसा हाल हो गया है कि अपना ददिहाल यानी भारत की बात तो समझ में नहीं आती है, अपने ननिहाल यानी इटली की बात भी नहीं समझ में आ रही है। अरे भाई इटालियन प्रधानमंत्री जो कह रही है वही सुन लो। मगर अफसोस कि उनके दिमाग का ऐसा हो गया है हाल कि ना समझ में आ रहा है ददिहाल, ना समझ में आ रहा ननिहाल।